नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग जो अपनी करंट अफेयर की क्लासेस कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो उसी में आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें आप पीएम श्री, एफएलएन और विद्या प्रवेश के बारे में जानेंगे। और ये जो करंट अफेयर है आपकी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इसके अलावा DSSB जो आपका एग्जाम करवाता है, इसके बाद चंडीगढ़ में जो जेबीटी और टीजीटी की वैकेंसी निकली है, उन सबके लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, ये लगभग सारे जो जितने भी टीचिंग के मेन आपके एग्ज़ाम होते हैं, ये सब में ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पीएम श्री स्कूल्स क्या हैं, ये क्यों बनाए गए हैं। तो आपको सीधे से ये पता होना चाहिए कि पीएम श्री स्कूल जो हैं वो जो आपकी NEP 2020 बनी है, ठीक है, उसकी जितनी भी स्ट्रक्चर है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसमें कैसे बताया गया कि बच्चे पे कैसे काम किया जाएगा, टीचर्स क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो पूरा उसी पे डिपेंड होकर ये स्कूल बनाए गए हैं और केंद्र शासित ये स्कूल है, जैसे आपके KVS होते हैं और NVS होते हैं। ठीक है, तो ये कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। इसके बाद पीएम श्री, यहाँ पे श्री की आप लोग फुल फॉर्म देख सकते हैं, तो ये आपको याद रखनी है, स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। तो पीएम श्री जो लिखा हुआ है, तो श्री का मतलब है स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया और पीएम मतलब प्रधानमंत्री। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सबसे पहले कि केंद्र सरकार की एक योजना है, ठीक है, जो KVS और NVS की ही तर्ज पे बनाई गई है, कि जिस प्रकार से KVS और NVS आपकी केंद्र सरकार की योजना है उस प्रकार से काम करते हैं। क्योंकि कोई भी नई पॉलिसी आती है, कुछ नया आता है, सबसे पहले KVS NVS में ही लागू होता है। तो पीएम श्री पे भी इसी प्रकार से चीज़ें रखी गई है। ठीक है, तो ये 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल विकसित किए गए हैं, जहां प्रत्येक छात्र का स्वागत और देखभाल किया जाएगा। ठीक है, प्लस उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, उनको ऐसे एनवायरनमेंट दिया जाएगा कि वो जो NEP 2020 है उसके हिसाब से ग्रोथ कर पाए। ठीक, तो ये इंट्रोडक्शन है आपका। यहाँ पे ये छात्रों को पोषित करेगा, मतलब सारी वो चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा जो NEP 2020 में बताई गई है। ठीक है, 20 लाख से अधिक छात्रों की ये योजना है, जिसमें 20 लाख से अधिक छात्र इस योजना का लाभ उठाएंगे। और इसके एडमिशन्स भी जैसे आपका वही जनवरी में या अगस्त तक एडमिशन होते हैं। और अभी ये योजना मेन जब बनाई गई थी, मतलब इस पर बात हुई थी 1 जनवरी 2017 से। ठीक है, और इसको बोला गया था कि 5 वर्ष की अवधि में लागू करने का प्रस्ताव भी आएगा। तो ये 2022-23 में मतलब पहले स्कूल खोले गए, इसके 2026-27 तक इसका पूरा प्रावधान रखा गया है। ठीक है, अब मेन चीज देखते हैं कि ये कब स्टार्ट हुई। तो 7 सितंबर 2022 को पीएम श्री नामक एक केंद्रीय प्रायोजित योजना को मंजूरी दी गई। तो इसकी आपको लागू होने की डेट याद रखनी है, कब लागू हुई? 7 सितंबर 2022 को। ठीक है, ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन का प्रदर्शन करेंगे और समय के साथ अनुकरणीय स्कूलों के रूप में उभरेंगे। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है आपकी, उसकी क्लास भी हो चुकी है, जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो लोग देख सकते हैं। तो उसके जो भी पैमाने या पैरामीटर्स हैं, ठीक है, उसमें जो जो बात बोली गई है उनके ऊपर डिपेंड होके ही ये स्कूल पूरे खोले गए। ठीक है, वे अपने संबंधित क्षेत्रों में न्याय संगत, समावेशी, आनंदमय स्कूल वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में नेतृत्व करेंगे। ठीक है, बच्चों की जो भी मतलब कहाँ से वो आए हैं, उनकी मातृभाषा क्या है, उन सब पे ध्यान दिया जाएगा और उनका पूरी तरह ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, और दृष्टिकोण कैसा रहेगा? NEP 2020 का इसका पूरा दृष्टिकोण रहने वाला है। ठीक, इसका विजन क्या है ये देख लेते हैं। तो इसका विजन रखा गया है कि इसकी जो रूपरेखा है कि अनुदेशात्मक नहीं होगी, मतलब एक बच्चे को पूरा ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, और जितने भी संभव प्रयास हैं, उनके जितने भी संसाधन हैं, वो सब उसको दिए जाएंगे स्कूल्स में ही। ठीक है, NEP के उद्देश्य को केंद्र में रखते हुए कोई भी समरूपीकरण, एक रूपीकरण या कठोर संरचना उत्कृष्टता की विशेषता की अनुमति नहीं है। मतलब कोई एक कठोर स्ट्रक्चर नहीं होगा कि एक ही
चीज़ फॉलो करने हैं। हाँ, पूरा विजन एनईपी का रहेगा, लेकिन जो जो चीज़ें मतलब जिस प्रकार से भी लगती है टीचर अपने हिसाब से कर सकता है। ठीक है, ये एक विकासशील दस्तावेज है जिसे किसी भी स्तर पर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जैसे केवीएस एनवीएस की आवश्यकता और स्थानीय संदर्भ के अनुसार संशोधित परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये विकासशील दस्तावेज है, इसमें कोई भी परिवर्तन भी किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके 6 पिलर हैं जो आपको याद रखने हैं, और 6 पिलर भी जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें जो पाठ्यक्रम दिए गए, मतलब उसमें जो चैप्टर दिए गए हैं उन पे ही डिपेंड होके बनाई गई है। तो किस पिलर में कौन सा चैप्टर है ये चीज़ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो सबसे पहले इसमें टोटल 9 अध्याय होते हैं। ठीक है, 9 अध्याय में कितने, 6 पिलर, 6 स्तंभ आपके रखे गए हैं। सबसे पहले क्या है, पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। यहाँ पे देख लेते हैं करिकुलम, पेडागोगी एंड असेसमेंट, जो एनईपी का कौन सा चैप्टर 1, 2, 4 और 24, तो ये चैप्टर फॉलो करेगा। ठीक है, कौन सा करिकुलम कैसा होना चाहिए, पेडागोगी और असेसमेंट, बच्चों का मूल्यांकन करना कैसे चाहिए, जैसे एनईपी में बताया गया है 360 डिग्री असेसमेंट होगा बच्चों का। ठीक है, मतलब उनका होलिस्टिक असेसमेंट किया जाएगा, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके बाद जो स्तंभ 2 है, पिलर 2 है आपका पहुंच बुनियादी ढांचा, जो एनईपी 2020 का अध्याय कौन सा है, 3 और 7, मतलब एसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, तो चैप्टर 3 और 7 के हिसाब से इसका स्ट्रक्चर रखा गया है। ठीक है, स्तंभ 3 क्या है, मानव संसाधन और स्कूल नेतृत्व, जो किसमें आते हैं, चैप्टर 5 में आते हैं आपकी एनईपी 2020 में, चैप्टर 5 और 15 में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्तंभ 4 समावेशी प्रथाएं, लैंगिक समानता, ये कौन से चैप्टर में आते हैं, एनईपी की अध्याय 6 में, चैप्टर 6 में आता है। फिर स्तंभ 5 प्रबंधन, निगरानी और शासन, ये किस में आता है, अध्याय 8 में आता है ये। स्तंभ 6 लाभार्थी संतुष्टि, एनईपी 2020 का अध्याय कौन सा है, 8 है। तो ये आपके कितने पिलर हैं, 6 पिलर हैं। इसमें कितने टोटल 9 अध्याय रखे हैं एनईपी के, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब इसका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, मतलब जो बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे उनका क्या प्रावधान रहेगा। तो इस योजना के तहत चयन के लिए केवल प्राथमिक विद्यालय जैसे कक्षा 1 से 5, 1 से 8 और माध्यमिक सीनियर केंद्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों स्थानीय स्वशासन द्वारा प्रबंधित माध्यमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 10, 1 से 12, 6 से 10, 6 से 12 पर यूडीआईएसई कोड रखने पर विचार किया गया है। तो इनके कुछ अलग से कोड बनाए गए, उसके हिसाब से इनका सिलेक्शन होगा। योजना के तहत स्कूलों का चयन चैलेंज मोड के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें स्कूल आदर्श स्कूल बनने के लिए समर्थन के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेस्ट भी रखा गया है जिसके हिसाब से, जिसके बेस पे बच्चों का सिलेक्शन लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेजेस क्या क्या है इसमें। चयन निश्चित समय सीमा के साथ 3 चरणों की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इसमें 3 चरण क्या है, चरण 1 है राज्य केंद्र शासित प्रदेश पीएम श्री स्कूलों के रूप में निर्दिष्ट गुणवत्ता आश्वासन प्राप्त करने के लिए इन स्कूलों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्धताओं को निर्धारित करते हुए केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार जो भी है, तो जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही काम करेंगे, उसकी गुणवत्ता को ध्यान देखते हुए। और अभी ये सारी जगह पे लागू नहीं हुआ है, तो केंद्र और राज्य सरकार वो जो दस्तावेज है इस पर हस्ताक्षर करेंगे, तब वहाँ पे ये स्कूल्स होंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा सेकेंड क्या है कि पीएम श्री स्कूलों के रूप में चुने जाने के योग्य स्कूलों के साथ एक समूह आईडी, पहचान आईडी जिसको बोलते हैं, के माध्यम से निर्धारित न्यूनतम बेंचमार्क के आधार पर की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन मेथोडोलॉजी जो मतलब है कि स्कूल कहाँ कहाँ पे कैसे खोले जाएंगे उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो उनकी पूरी एक पहचान आईडी बनाई जाएगी उसके आधार पर। इसका चरण 3 क्या है, केवल उपरोक्त पात्र स्कूल ही कुछ मापदंडों को पूरा करने के लिए चुनौती पद्धति के आधार पर प्रतिस्पर्धा करेंगे। शर्तों की पूर्ति को राज्य केंद्र शासित प्रदेश केवीएस एनवीएस द्वारा भौतिक निरीक्षण के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। ठीक है, चरण 3 क्या है, जो इस ऊपर दोनों चरणों को फुलफिल करेंगे उसके बाद जो आपके केंद्र के एनवीएस और केवीएस हैं उनके द्वारा ये स्कूल्स का निरीक्षण भी किया जाएगा उनकी गुणवत्ता को चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये स्कूल्स का पूरा ढांचा, इसमें क्या क्या चीजें जो
21वीं सेंचुरी की स्किल्स हैं उन पे पूरी तरह ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि एनईपी बात करता है। तो पार्टिसिपेशन इन ग्रुप और टीम्स, ठीक है, ये चीज पे ध्यान दिया जाएगा। मीनिंगफुल यूज ऑफ क्रिएटिविटी, बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, उसको कैसे आगे लाना है, उस पर कैसे काम करना है, इस सब पे ध्यान दिया जाएगा। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन रियल लाइफ सिचुएशन, बच्चों को इसलिए तैयार किया जाएगा कि जो भी रियल लाइफ की सिचुएशन है उनको सॉल्व कर पाए, ठीक है। मतलब उन्हें कॉग्निटिव, जो आपके ब्लूम टेक्सोनोमी के हिसाब से 3 रूप दिए गए हैं, ठीक है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, उन सब पे ध्यान देने की बात की गई है। इनोवेटिव एंड यूजिंग इनोवेशंस टू डेवलप क्रिएट न्यू नॉलेज, मतलब इनोवेशंस का यूज किया जाएगा कि नई नॉलेज डेवलप कर पाए। इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड एक्शन, इंडिपेंडेंट थिंकिंग मतलब खुद के लिए सोच पाए और उस पर एक्शन भी ले पाए। इसके बाद कम्युनिकेशन उनका कैसा हो, अच्छा, कम्युनिकेशन को और अच्छा करने के लिए क्या क्या चीज़ें की जाएगी। एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, इसके बाद बिल्डिंग वोकेशनल स्किल्स, अब वोकेशनल चीज़ों पे भी काफ़ी ध्यान दिया जाएगा इसमें। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एथिक्स एंड सोशल इम्पैक्ट, ठीक है, मोरल, मतलब जो हम समाज की कह सकते हैं कि मूल्य वाली चीज़ें हैं, बच्चों को तौर तरीके कैसे से बिहेव करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, इन सब पे भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस, मतलब जो भी कुछ चैलेंज है उसको कैसे अडेप्ट करना है। बिल्डिंग लीडरशिप स्किल्स, इसके बाद एनहांसिंग डिजिटल लिटरेसी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आईसीटी का यूज़ कैसे करेंगे शिक्षा में, इन सब पे ही ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एफएलएन क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। जब हमने एनईपी पढ़ा था तब भी इसके बारे में पढ़ा था। आप कहीं भी, जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में सफल पढ़ा था, ठीक है, दीक्षा पढ़ा था, और वहाँ पे भी इस टर्म का यूज हुआ था। तो ये एफएलएन आखिर होता क्या है, तो इस पे देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले कि एफएलएन की नीड किस लिए हुई। सीखने का निम्न स्तर, कि मतलब जो बच्चों के सीखने का स्तर है वो काफी निम्न देखा गया। अनुपयुक्त भाषा और गणितीय कौशल, बच्चों को मतलब जिस क्लास तक भाषा का सही से विकास होना चाहिए वो नहीं होता है। इसके बाद गणितीय, मतलब डेली रोजमर्रा की जो चीजें होती है वो उनको नहीं आती है गणित से संबंधित। अब कैसे कि बच्चा कोई भी सामान मान लो कहीं लेने गया, ठीक है, 10 रुपए लेके गया, तो 5 रुपए का सामान है, तो उसको ये नहीं पता है कि 5 रुपए वापस होंगे या कुछ, बच्चा कभी कभी ऐसे ही वापस आ जाता है। तो इन सबको ध्यान में रखें, और इन सबको एक पूरे क्लास तक कब तक ये सब चीज़ें पूरी हो जानी चाहिए, उन सब पे ध्यान के लिए एफएलएन बनाया गया है। इसके बाद ड्रॉप आउट दर में वृद्धि। अब बच्चे इतने सारे ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो जो भाषा का ज्ञान है, गणितीय ज्ञान है, वही नहीं सीख पा रहे। तो बच्चे जब ऊंची क्लास में जाते हैं तो बहुत अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं कि उनको ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती हैं। तो ये पूरा एफएलएन इसीलिए बनाया गया है कि बच्चे को छोटी क्लास में ही गणितीय शिक्षा जो है, भाषाई नॉर्मल सी उन्हें आनी ही चाहिए, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या रखे गए हैं, तो कक्षा 3 में प्रवेश करते समय शिक्षार्थियों को सार्थक पढ़ने और लिखने में सक्षम बनाना। मतलब जब क्लास 3 में जाएंगे तो उनका भाषा का ज्ञान और गणित का ज्ञान जो नॉर्मल है वो होना ही चाहिए, ठीक है। ग्रेड 2 तक के युवा शिक्षार्थियों के बीच संख्यात्मक, इससे संबंधित अवधारणाओं से संबंधित बुनियादी समझ और दक्षताओं का विकास करना। मतलब क्लास 1 और 2 में उनकी ये जो भाषा संबंधित ज्ञान है, इसके बाद संख्यात्मक संबंधित ज्ञान है, मतलब गणितीय ज्ञान है, उनकी दक्षता प्राप्त हो जानी चाहिए। टीचर्स भी इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि उनकी ये जो 2 मेन समस्याएं आती हैं भाषा को लेके और गणित को लेके, तो ये नॉर्मल सी उन्हें आनी ही चाहिए जब वो कक्षा 3 में प्रवेश करेंगे। तो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को बेहतर तरीके से प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों के बीच अपने स्कूल के बाहर के अनुभवों को कक्षा में सीखने के लिए कौशल विकसित करना, ठीक है। बुनियादी साक्षरता का क्या मतलब है कि मतलब जैसे भाषा का ज्ञान है कि मतलब आसानी से बोला जाए, का खा गा क्या होता है, उनको ये पहचान हो, ठीक है, पूरी उनको ओलम आती हो। इसके बाद संख्यात्मक है कि बच्चों को नॉर्मल जैसे 3 अगर फूल दिखाए गए हैं तो उनको पता होना चाहिए कि 3 है, ठीक है। इस प्रकार से उनको ये सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद करिकुलर एक्सपेक्टेशंस क्या रखी गई हैं। सबसे शिक्षा शास्त्र मतलब पैडागोगी,
खेल-कूद और भावात्मक गतिविधियां शामिल होनी चाहिए। मतलब पेडागोगी इस प्रकार से रखी जानी चाहिए कि जो बच्चे के खुद के एक्सपीरियंस हैं, उन्होंने अपने स्कूल आने से पहले सीखे हैं, वो वहाँ पे यूज कर पाए। ठीक है, गणितीय सोच, और इसमें क्या है कि संख्या का ज्ञान हो, संख्या का बोध हो, स्थानिक समझ हो। मतलब उन्हें संख्या का ज्ञान हो कि 1 2 3 ये कैसे होते हैं, और संख्या का बोध का मतलब है अगर उनको कोई चीजें दिखाई जाए तो वो पता कर पाए ये कितनी है। ठीक है। इसके संसाधन है, राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार स्थानीय रूप से विकसित, मतलब जो भी स्थानीय मतलब लोकल एरिया पे जो भी चीजें मौजूद है वही संसाधन यूज किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि अलग से कहीं से कुछ लाया जाए। इसके लिए एक चीज और लॉन्च की गई है, हम लोग उसके बारे में भी एक क्लास में देखेंगे, जादुई पिटारा नाम का। ये भी बच्चों के लिए ही खोला गया है, जिससे कि ये उसका भी उद्देश्य है कि एफएलएन पे पूरी तरह ध्यान दिया जाए। ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन, अनुकूली मूल्यांकन, इसके समझ के साथ पढ़ना, समझ के साथ लिखना, सुसंगत विचार के साथ बोलना। ठीक है, मतलब उन्हें पढ़ने का समझ हो, इसके बाद लिखने की समझ हो कि क्या लिख रहे हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद फाउंडेशन लिटरेसी मेन क्या है, पूरी इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। तो जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि फाउंडेशनल लिटरेसी की जो बात हो रही है वो क्या चीज़ है। तो पढ़ना समझ है, सुनना और समझकर बोलना, विभिन्न प्रयोजनों के लिए लेखन। ठीक है, तो भाषा संबंधित जो भी चीज़ें हैं उस पर ध्यान सबसे पहले देना चाहिए कि उनको अच्छे से पढ़ पाएँ। ठीक है, कुछ सुन रहे हैं उसको समझ पाएँ। इसके बाद जब वो लिखें तो अपने एक्सपीरियंस जो है वो भी उसमें मतलब सही से लिखें, ऐसा नहीं कुछ भी लिख रहे हैं। इन सब चीज़ों का ज्ञान उन्हें होना चाहिए फाउंडेशन लिटरेसी में। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब वो पढ़ रहे हैं तो पूरा आनंद लेके पढ़ रहे हैं, सिर्फ बोझिल तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, लिख रहे हैं तो वो जो बच्चे के खुद के एक्सपीरियंस है वो भी उसमें इंक्लूड कर पाए। ठीक है, मतलब भाषाई ज्ञान की यहाँ पे बात की गई है, जो आपके भाषाई ज्ञान से रिलेटेड चीज़ें हैं। इसके बाद है फाउंडेशनल न्यूमेरेसी। अब यहाँ पे मैथ की बात की गई, जैसे बच्चे को अगर ऐसा कोई फिगर दिखाया जाए, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, तो बच्चे को ऐसा कुछ दिखाया जाए तो वो बता पाए यहाँ पे कितना नंबर है। यहाँ पे 2 है, जैसे 5 सॉरी 4 है, इसके 7 है। ठीक है, तो यही है कि गिनती में निपुण हो। फाउंडेशनल न्यूमेरेसी का मतलब है कि गिनती उनको अच्छी तरीके से आती हो। कौन से, क्लास 1 और क्लास 2 में। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग अबाउट नंबरनेस, संख्यात्मकता के बारे में समझ। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई चीज़ें हैं तो उन्हें उसकी समझ होनी चाहिए। जिससे उन्हें बोला गया है कि 3 फूल बना के दिखाओ, तो वो 3 ही बना के दिखाएं, ना कि 2 बना दे या 4 बना दे। ठीक है, तो इस चीज़ की समझ उनमें विकसित हो। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ नंबर सेंस, डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग, एप्लीकेशन, बेसिक ऑपरेशन ऑन नंबर्स। ठीक है, जैसे संख्या बोध का विकास हो, गणितीय सोच का विकास हो, इसका समस्या समाधान के लिए संख्याओं पे बुनियादी ढांचे भी हो। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे इस प्रकार से ये नंबर लिखे गए हैं, तो उनको पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो बच्चे की जो निम्न लेवल पे है कि भाषा का ज्ञान और गणित का ज्ञान उनको होना चाहिए। एफएलएन उसी के लिए बनाया गया है, उस पर ही मेन फोकस करेगा। ठीक है, इसके बाद न्यूमेरेसी एंड मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है कि पूर्व संख्या अवधारणाएं, इसके स्नातक समझ, स्थान का आकार, स्थिति, वहाँ पे मतलब जो उनका घर है या फिर घर में जो चीज़ें हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ आकार होता है गणित को लेके। ठीक है, बच्चों से ऐसे पूछा है कि आपके घर में मतलब खिड़की है वो किस आकार की है, तो उनको आकार का ज्ञान होना चाहिए इतना नॉर्मल लेवल पे। विजुअलाइजेशन, मतलब वो अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर पाए कि ये जैसे आयत है तो आयत किस प्रकार से होता है। ठीक है, संख्या का समझ, गणितीय शब्दावली, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की बात की गई है। अब इसमें एक अप्रोच भी यहाँ पे यूज की जाती है जिसको बोलते हैं एलेप्स अप्रोच। अब एलेप्स अप्रोच क्या है कि यहाँ पे ई का मतलब है एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट, भौतिक वस्तुओं के साथ अनुभव। बच्चों को भौतिक वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई जाए, तभी वहाँ पे बताया गया कि जो भी आपके लोकल में रिसोर्स उपलब्ध है उनको ही आप यूज करके पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसका रियल का मतलब स्पोकन लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस,
जो भी भाषा बोली जाती है वो उसमें अनुभव इंक्लूडेड हो, ठीक है, मतलब बच्चे अपने अनुभव को सही से बोल पाए। इसके बाद पी का मतलब है पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट द एक्सपीरियंस, चित्र ऐसे हो जिसमें भी अनुभव का यूज हो, कि बच्चे अगर कोई चित्र बना रहे हैं तो वो उनपे उनके जो भी अनुभव हैं उसके हिसाब से उसको क्रिएट कर पाए। इसके बाद यस का क्या मतलब है? एस का मतलब है रिटन सिंबल्स दैट जनरलाइज द एक्सपीरियंस, ठीक है, कोई भी सिंबल अगर लिखते हैं वो उनके एक्सपीरियंस को दिखा पाए। तो एलएप्स अप्रोच समझ में आ गई, अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। अभी हम लोगों ने अलग अलग देखा कि लिटरेसी क्या होनी चाहिए, न्यूमेरेसी, और फिर इनका इंटीग्रेट जो फॉर्म है उसको ही एफएलएन बोलते हैं। दैनिक भाषा के एक भाग के रूप में गणितीय शब्दावली, गणितीय विचारों को समझने के भाषा का उपयोग, गणितीय सोच के स्वभाव के लिए भाषा, संचार मतलब कम्युनिकेशन, भाषा सटीक संचार, गणितीय विचार वाली भाषा, मतलब भाषा में गणित का यूज हो, गणित में भाषा का यूज हो। तो आप लोग समझ गए हैं कि बच्चे के जो क्लास 1 और क्लास 2 है उसमें जो इतना भाषा का ज्ञान एनईपी के द्वारा दिखाया गया है उतना उनके उस लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एसपीएम एक है स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल प्रिपरेटरी क्लास, जो हम लोग बाल वाटिका का भी आपने वर्ड सुना होगा, एनईपी में भी हुआ था। इसके बाद हम लोग जब दीक्षा पढ़ा था उसमें भी। तो बाल वाटिका क्या है कि 3 मंथ प्ले बेस्ड लर्निंग फॉर ऑल ग्रेड 1 स्टूडेंट, ठीक है। बाल वाटिका मतलब जो क्लास 1 का स्टूडेंट होगा वो आपके लिए, इसके लिए क्या क्या ईसीसी हम लोगों ने जब बात की थी उसमें भी बाल वाटिका की बात की गई है कि 3 मंथ प्ले, सबसे पहले बच्चों को खेलने के लिए ही सारी चीज़ें स्कूल में ही प्रोवाइड करवाई जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता है, क्योंकि उसको खेलना होता है, घर पे उसको खेलने को मिलता है। तो इसलिए स्कूल का ही पूरा सिस्टम ऐसा कर दिया गया है कि वहाँ पे ही सारे उसके खेल दिखाए जाएंगे, ठीक है। अब खेल खेल में ही आप साउंड, वर्ड, अल्फ़ाबेट, कलर कैसे होते हैं, शेप कैसे होते हैं, नंबर्स कैसे होते हैं, ये सब इंक्लूड कर दिए जाएंगे जो भी उनकी खेल की एक्टिविटी है, ठीक है। ठीक है, मटेरियल कहाँ का होगा आपका, एनसीईआरटी और या फिर एससीईआरटी का, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई, आपके आंगनवाड़ी स्कूल खोले जाएंगे, ठीक है, उसमें इंक्लूड किए जाएंगे, या फिर केवीएस एनवीएस में ये सब चीज़ें लागू भी होती है। एनवीएस तो क्लास 6 से होता है, केवीएस में होता है क्योंकि वहाँ से क्लास 1 से बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे भी उन पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, ठीक है। तो उनके रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए, हेल्थ कार्ड बनना चाहिए, इसका ऐसी एक्टिविटी करानी चाहिए जिससे कि उनका जो मेंटल लेवल पे डेवलप हो, ठीक है। इसके बाद ब्रेकफास्ट भी न्यूट्रिशन से भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि खा के उनको क्लास में पूरे टाइम नींद ही आ रही है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की बात की है एफएलएन ने। इसके रिसोर्सेज यहाँ दिखाए गए हैं। लाइब्रेरी है आपका दीक्षा, देखो यहाँ पे दीक्षा ई पाठशाला, NROER। इसका लर्निंग किट है, प्ले बेस्ड मटेरियल। तो जादुई पिटारा की हम लोग बात कर रहे हैं, इसको भी एक क्लास में मैं लेके आऊँगी, तो ये भी इसमें ही इंक्लूडेड है कि बच्चे की भाषाई जो ज्ञान है और उसकी संख्यात्मक ज्ञान है, गणितीय जो शिक्षा है उस पर कैसे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एफएलएन था, आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद विद्या प्रवेश एक टर्म और है, तो 3 मंथ बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर ग्रेड 1। अब ये केवल ग्रेड 1 कक्षा 1 के लिए है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अगर डायरेक्ट पूछा जाता है विद्या प्रवेश किसके लिए है तो आपका कक्षा 1 के लिए है, ठीक है। ग्रेड 1 के बच्चों के लिए 3 महीने का खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुसार विकसित किया गया है, ठीक है। कक्षा 1 में सबसे पहले जब वो जाएंगे तो 3 महीने का एक खेल आधारित पूरा मॉड्यूल बनाया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य शिक्षकों को यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि जब सभी बच्चे ग्रेड 1 में प्रवेश करते हैं तो उन्हें एक गर्मजोशी और स्वागत योग्य वातावरण मिले, विशेष रूप से कोविड महामारी के दौरान, जिससे स्कूल में अंतरण आसानी से हो सके, ठीक है। ये विद्या प्रवेश किस लिए बनाएगी कि जब बच्चे स्कूल में जाएं, मतलब आप क्लास 1 में पढ़ने के लिए जाएंगे ना तो उनको
शुरू में एकदम से पढ़ाई ना देकर 3 महीने का ये प्ले एक्टिविटी प्ले एक स्कूल कह सकते हैं, एक पूरा वातावरण दिया जाएगा जिससे कि बच्चा उसमें सही से ढल पाए। ठीक है, क्लास 1 में, क्योंकि अभी तक आपका क्या था, जब वो सबसे पहले ईसीसी आपके बाल वाटिका, आंगनवाड़ी इन सब में रहेगा, वहाँ पे तो सारी खेल की ही चीजें हैं। जब वो क्लास 1 में जाएगा तब 3 महीने का खेल आधारित स्कूल उसके लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो मेन ये विद्या प्रवेश किसके लिए, क्लास 1 के लिए। जब बच्चा क्लास 1 में जाएगा तो विद्या प्रवेश इसी को बोला गया है कि बच्चे को वहाँ पे कैसे उसका स्वागत करना है, उसको उस पूरे एनवायरनमेंट में कैसे ढालना है। ठीक है, इसके दिशा निर्देशों का उद्देश्य एक उत्साहवर्धक सीखने का माहौल बनाना है जो आनंदमय, सुरक्षित, भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला और स्कूल और घर में सभी बच्चों को सहायता प्रदान करने वाला है। ठीक है, उन्हें इस प्रकार से माहौल बनाना है कि मतलब बच्चे उसमें सहज महसूस करें, सुरक्षित महसूस करें। ठीक, खेल आधारित शिक्षा शास्त्र दिशा निर्देश का एक महत्वपूर्ण पहलू जो बच्चों की सीखने के लिए आनंदमय, तनाव मुक्त वातावरण दिया जाएगा। उनकी जो भी मातृभाषा है, घरेलू भाषा है, उसमें ही उनको पढ़ाया और सिखाया जाएगा। ठीक है, अब विशेष रूप से जो यहाँ पे दिव्यांग और विकलांग बच्चे हैं, उनकी सीखने की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उनको भी उतने ही उत्साह से विद्या का प्रवेश करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मेन ये किसके लिए, क्लास 1 में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम के साथ ग्रेड 1, ये आपको याद रखना है, विद्या प्रवेश किसके लिए, ग्रेड 1 के लिए। प्रवेश करने वाले बच्चों के सीखने और समायोजन का समर्थन करने के लिए एनसीईआरटी 3 महीने का खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल विद्या प्रवेश लेकर आया है। तो विद्या प्रवेश क्या है कि बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना। ठीक है, यही विद्या प्रवेश है, कितने का, 3 महीने का, शुरू में 3 महीने का। ठीक है, और ये मॉड्यूल निपुण भारत का एक अभिन्न अंग है। भारत सरकार का मूल साक्षरता और संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन है। इसे एक अंतरिम उपाय के रूप में देखा जा सकता है। अभी जो हम लोग ने एफएलएन पढ़ा था और निपुण भारत भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसका ये एक अभिन्न अंग बताया गया है। जब तक कि गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा का सार्वभौमिक प्रावधान एक लक्ष्य तक हासिल नहीं हो जाती, ग्रेड 1 में प्रवेश करने वाले बच्चे कम से कम 2030 तक स्कूल के लिए तैयार हो गए। मतलब ये पूरा मेन कब तक रखा गया, 2030 तक ये विद्या प्रवेश रखा गया। ठीक है, अब यहाँ पे टीचर्स का रोल बताया गया, टीचर्स कैसे काम करेंगे। कार्यक्रम की योजना बनाना, कार्यक्रम का संचालन, बच्चों की प्रगति पे नजर रखना, बच्चों की शिक्षा में माता पिता और समुदाय की भागीदारी करवाना, विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं की संबोधित करना, इसके मानसिक स्वास्थ्य और उनकी हेल्थ पे ध्यान देना। ठीक है, मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो ये टीचर्स के रोल है कि मतलब जो बच्चे, उनके लिए, जो छोटे बच्चे, उनके लिए प्लानिंग की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है कि कैसे उनको उस पूरे ढांचे में ढालना है। ठीक है, तो आप लोग देखें, एक तो ये पूरा एफएलएन है, आप लोग देखें, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, कितना, 6 वर्ष, कितने ईयर तक, ईयर भी आपको याद रखना है, 3 साल से 9 साल तक। इसमें आपकी फाउंडेशन लिटरेसी की बात की गई है, जो अभी हम लोग पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, पूरे 6 साल मतलब फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी पे ध्यान दिया जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या है, प्री स्कूल 1, मतलब जब बच्चा एंटर करेगा। एक चीज और याद रखनी है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बच्चे की अब स्कूली शिक्षा कब, कितने साल से शुरुआत होगी, तो 3 साल से बच्चे की शुरुआत हो जाएगी। मतलब जब बच्चा 3 साल का होगा तो वो स्कूल में चला जाएगा, मतलब वहाँ पे क्लास 1 नहीं होगा। प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2 उसको बोला जाएगा, इसके बाद प्री स्कूल 3, 3 से 4 वर्ष, 4 से 5 वर्ष। ठीक है, तो 5 से 6 वर्ष होगा, मतलब प्री स्कूल 3 में जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, बाल वाटिका बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद विद्या प्रवेश, बाल वाटिका के बाद आपका विद्या प्रवेश होगा, मतलब ग्रेड 1 में बच्चा जब चला जाएगा, कितनी उम्र में, 6 से 7 साल की उम्र में। ठीक है, तभी यहाँ पे 3 महीने का एक खेल आधारित मॉड्यूल रखा जाएगा जिससे कि बच्चा स्कूल के लिए तैयार हो पाए। तो आपको इस फिगर से काफी चीजें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, बाल वाटिका कब से कब तक है, एफएलएन कब से कब तक है। ठीक है, तो ये आप काफी इम्पोर्टेंट है, इसको याद करके बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। विद्या प्रवेश मॉड्यूल निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विकसित किया जाएगा, जिसे विभिन्न पृष्ठभूमियों पे ग्रेड 1 में आने वाले सभी बच्चों में स्कूल की तैयारी को बढ़ावा देना, ग्रेड 1 में बच्चों का सुचारू रूप से स्थानांतरण सुनिश्चित करना,
ठीक है। इसके बाद समग्र विकास के लिए आनंददायक प्रेरक वातावरण, खेल आधारित उम्र और विकास की दृष्टि से उपयुक्त सीखने के अनुभव प्रदान कराना। ठीक है। उनको जो FLN की बात की गई उस पर ध्यान देना, भाषाई दक्षताओं के साथ तैयार करना। ठीक है। पढ़ना लिखना संख्या का बोध करवाना। तो ये सब चीजें रखी गई हैं, इसको ही विद्या प्रवेश बोला गया है। ठीक है। तो विद्या प्रवेश कब से, क्लास 1 में जब बच्चा एंटर करेगा बाल वाटिका के बाद, तो 3 महीने के एक मॉड्यूल रखा गया है। मतलब स्कूल की तैयारी में जो प्रवेश करना है उसको ही विद्या प्रवेश बोला गया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। आज हम लोग ने FLN देखा। ठीक है। उसके बाद PM श्री स्कूल के बारे में जाना। तो मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं यहाँ पे इतने सारे फिगर भी लेके आई हूँ, क्योंकि फिगर से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ये आपके सारे थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है उसके जो ऑब्जेक्टिव है उनको फुलफिल करता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हैं। इसके बाद PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है। और लर्निंग टुगेदर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।